नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेज केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं 68th बीपीएससी के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के तहत यूटिटेरिया का जो मॉडल प्रश्न पत्र आया है, मॉडल सेट आया है जिसमें 11 सेट है, उसी का सेट नंबर 3 आज हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? सेट नंबर 3, वो भी एक अलग अंदाज में। और बिहार दरोगा वाले जितने भी छात्र हैं वह इस वीडियो को अवश्य देखेंगे, क्योंकि उनको यहाँ से बहुत लाभ होगा। आपको पता है कि बिहार दरोगा की वैकेंसी अब तब में आने वाली है, अगली वैकेंसी, क्योंकि और बिहार दरोगा आपको पता है कि बहुत तेज रिक्वायरमेंट करने के लिए जाना जाता है, और एकदम बहुत तेजी से क्या होता है, आदमी ज्वाइन कर जाता है। ठीक, तो बिहार दरोगा वाले अवश्य देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, जितने भी छात्र जो जुड़ेंगे हमारे चैनल में वो सभी क्या करेंगे, इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर देंगे। आइए, हमारा पहला सवाल है, निम्न में से दक्षिण भारत स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? आपको पता है कि जनपदों की जानकारी हमें भगवती सूत्र और अगुंतर निकाय से मिलती है। जैन ग्रंथ किससे? जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। और बौद्ध ग्रंथ क्या से? बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय से मिलती है। ठीक, ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट है, और ये सिर्फ मेरे चैनल पर ही बताया जाता है डिटेल में, ताकि जो बच्चे, मान लीजिए अगर आप बीपीएससी के छात्र हैं और आप ये सब जानते हैं तो 2x पर करके बहुत तेजी से वीडियो को देख सकते हैं। और जो बच्चे नहीं जानते हैं, जो बिहार दरोगा के हैं या फिर जो छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं जी, उनके एग्जाम में भी अब क्या है, जीके जीएस का पर्सन बड़ा हो गया है, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। आपको पता है। और इस समय कुल कितने जनपदों की जानकारी मिलती है? 16 जनपद। लेकिन ये 16 जनपद में एकमात्र जनपद असमक ही था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? जिसकी राजधानी आपको, जो दक्षिण भारत का एकमात्र था, और इसकी राजधानी पोतन थी। क्या थी? पोतन। ओके। कंबोज की राजधानी आपकी हटक थी, और या फिर राजपूत। ओके। और मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर। और चेदी, चेदी की राजधानी सेतुवती या सूतीमती थी। ठीक, आधुनिक जगह पर ये कहाँ है? तो बुंदेलखंड में है। लेकिन असमक अभी कहाँ है? तो ये दक्षिण भारत का एकमात्र जहाँ महाजनपद था, और वर्तमान में ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ओके। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक दूत के रूप में सेवा की थी? आपको पता है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जब सेलुकस निकेटर को हरा दिया था, तो उसने अपनी बेटी हेलेना की शादी किससे करवा दी थी? चंद्रगुप्त मौर्य से। और उसी के दौरान ये जो है पिछलग्गू बनकर आया था दहेज में। कौन? मेगास्थनीज। तो किसके? और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? तो इंडिका है। क्या है? इंडिका है इसकी प्रसिद्ध पुस्तक। ठीक ना? ओके। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था और हेलेना के साथ आया था। ठीक। और मेगास्थनीज ने इंडिका में क्या किया है? किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया है? चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में चर्चा की है। किताबुल यामिनी किसकी रचना है? बहुत बार यह क्वेश्चन आ चुका है। किताबुल यामिनी उतवी की रचना है, और ये मैं आपको करवा भी रहा था जब 5000 वाला जीकेजीएस का सेट करवाता हूँ डेली, 50 क्वेश्चन, जहरीला 50 में। और उतवी किसके दरबारी कवि थे? तो ये जितने भी हैं, अलबरूनी हो गया, फिरदौसी हो गया, उतवी हो गया, ये महमूद गजनबी के थे। किसके? महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। ठीक है। और अमीर खुसरो जो है ये 5 सुल्तान के कार्य में रहा, लेकिन इसका सबसे ज्यादा समय किसमें बीता था? तो खिलजी वंश में बीता है। किसमें? खिलजी जी वंश में। ओके। चलिए, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई? आपको पता है कि दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश था कौन सा? हरिहर और बुक्का। और इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने मिलकर की थी। ओके। और तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित अनेक गुंडी दुर्ग के सम्मुख है। ठीक। और इसी की राजधानी हम्पी को अभी क्या है? विश्व विरासत स्थल में जगह मिला है। निम्न में से किस
अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए, निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो मैं आपको पॉलिटी भी स्टार्ट कर चुका हूँ और उसमें आपको मैं पढ़ा चुका हूँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। ओके, 1784 पीस्ट इंडिया एक्ट के तहत क्या हुआ था, तो मदरसे की स्थापना, और इसी के तहत पहली बार क्या हुआ था भारत में आपका सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था। 1833 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का सभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ओके, ये सब आप लोग क्या रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक। रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था, रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था, तो रंगपुर विद्रोह जमींदारों के खिलाफ किसान विद्रोह था, जो बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था रंगपुर विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन जस्टिस आंदोलन से जुड़े हुए थे, जस्टिस आंदोलन से कौन जुड़े हुए थे। जस्टिस आंदोलन एक जातिगत आंदोलन था। इसकी शुरुआत मद्रास में कब, 1915 से 16 के समय में हुआ था, ठीक न। और मंझोली जातियों, इसमें एन मुल्लैया, टी एम नायर और त्यागीराज चेट्टी, तो ये भी था, ये भी था, और ये तीनों जुड़े हुए थे। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ई होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। वर्ष 1837 में संपन्न प्रांतीय चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। आपको पता है कि 3 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, जिसमें आपका एक बंगाल प्रांत भी था, दूसरा आपका पंजाब था। बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, और संयुक्त प्रांत में, ठीक। 5 प्रांतों में सरकार नहीं बनी थी, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, जबकि पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार बनाई थी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार बनाई थी। यहाँ पर कौन बनाया था, ये दोनों था। इसका सही जवाब क्या होगा, ये। यहाँ पर कौन था आपका, तो मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी, और यहाँ पर कृषक और यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग यहाँ, और कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग यहाँ। ओके, किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। किसने किया था, अरविंद घोष ने, जो कि टॉल्स्टॉय फर्म के ऑरोविले आश्रम की भी स्थापना की थी। किसने, अरविंद घोष ने, अरविंद घोष। आपको पता है कि अलीपुर संयंत्र केस में इनको पकड़ लिया गया था और बहुत टॉर्चर किया गया। उसके बाद जब ये छूटे तो इन्होंने क्या किया, संन्यास धारण कर लिया और ऑरोविले आश्रम की स्थापना की। ओके, तो इसमें आपका अरविंद घोष नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, ई होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहां समांतर सरकार की स्थापना की गई थी, नहीं हुई थी, सॉरी, तो नहीं हुई थी, तो गोरखपुर में नहीं हुई थी, तमलुक में हुआ था, सतारा में हुआ था, और बलिया में भी हुआ था, ठीक। आगे, पॉलीगरो का विद्रोह कहाँ हुआ था, पॉलीगरो का विद्रोह तो तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था पॉलीगरो का विद्रोह, तमिलनाडु में। और कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 1801 से लेकर 1856 तक चला था। 1801 से 1856 तक चला था पॉलीगरो का विद्रोह। केरल में आपको पता है कि क्या, मालाबार विद्रोह, मालाबार तट है केरल में, और यहाँ पर आपका कौन सा विद्रोह हुआ था, तो रंपा विद्रोह, सॉरी, कौन सा विद्रोह हुआ था, माइंड से निकल रहा है, चलिए, जिसके नेता अली मुर्तजार थे, ठीक। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था 1911 का अधिवेशन। कब गया था, 1911 में, और इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। जबकि राष्ट्रगीत गया था 1896 में, राष्ट्रगीत, ठीक है। और इस समय अध्यक्ष कौन थे, राष्ट्रगीत के समय अध्यक्ष थे आपको रहमतुल्लाह सियानी। ओके, याद रखिएगा। और राष्ट्रगान हमारा कौन है, जनगण मन है। इसको गाने में कितना सेकंड, 52 सेकंड, और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाने में 65 सेकंड। लंदन में करजन बायली की हत्या का संबंध है, तो करजन बायली की हत्या क्या था, मदन लाल ढींगरा ने। किसने किया था, मदन लाल ढींगरा ने। और कब किया था, 1909 में इन्होंने कर दिया था, ठीक ना। ये कौन था, भारतीय सचिव मार्ले का, ये जो मार्ले मिंटो एक्ट आया था, उसमें मार्ले का ये क्या था, सचिव था, कौन, कर्नल बायली। और यही सुझाया था, क्या कीजिए, भारत में हिंदू मुस्लिम एक्ट लाइए। क्योंकि जैसे कौन, भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता नहीं थी, हिंसात्मक कार्रवाई, तो इस समय हिंसात्मक कार्रवाई हुई थी, समांतर सरकारें गठित हुई थी, स्वतः स्फूर्त आंदोलन ये भी था, और भूमिगत कार्रवाई। तो आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण सब क्या थे, भूमिगत, उषा मेहता सब भूमिगत ही कार्य करे थे, यानी कि सभी थी, इसलिए क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे आपके बी आर अम्बेडकर और आपके कौन,
तेज बहादुर सप्रू। इन दोनों ने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था, यानी कि इसका जवाब क्या होगा? ई होगा। ओके, आइए। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता किसी वसुमित्र ने। किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। और कनिष्क किस वंश का था? तो कुषाण वंश का शासक था। और इसी समय मथुरा शैली और का विकास हुआ था। और किसका? गांधार शैली का विकास हुआ था। बुद्ध की सर्वाधिक प्रतिमा किसमें बनी है? मथुरा शैली में। लेकिन पहली प्रतिमा किसमें बनी थी? और इसी समय में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बट गया था, हीनयान और महायान। ओके, चलिए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। देखिए, बम की जगह पर क्या है? मक्खी आके बैठा हुआ है। जब हम फोटो ले रहे होंगे तो मक्खी बैठ गया होगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कब बम फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। लेकिन इसमें कोई शहीद नहीं हुआ था। भगत सिंह का नारा ही था कि हमें क्या करना है? सिर्फ बहरे अंग्रेजों को सुनाना है। ठीक है। और ये किस समय फेंका था? तो जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पेश हो रहा था, तो उसी के विरोध में सोचा। और बाहरी किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया? देखिए, अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण लॉर्ड लिटन ने किया था। फॉरवर्ड मतलब होता है हिंसक नीति। अफगानिस्तान को जो है ना, अफगानिस्तान को ये जो भारत के गवर्नर जनरल थे, ये सभी से सेफ्टी वाल के रूप में देखते थे जापान, सॉरी, रूस से। लेकिन कभी कभी उस पर भी लोग हमलों कर देता था। अफगानिस्तान में आज तक कोई नहीं जीता है, ना रूस जीता, ना इंग्लैंड जीता, और ना अब अमेरिका जीता है। द इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? द इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना महाराजा कामेश्वर सिंह ने की थी। और ये कहाँ का महाराजा थे? दरभंगा के महाराज थे। कहाँ के महाराज थे? दरभंगा के महाराज थे। और कहा जाता है कि दरभंगा के महाराज के पास आजादी के बाद भी चार्टर प्लेनर था। काकोरी काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारी ने अंजाम दिया? काकोरी कांड आपको पता है कि कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर खजाने लूटने का प्रयास किया गया था। कब? 9 अगस्त 1925 को। और इसमें 4 व्यक्ति को फांसी दिया गया था। और इसमें जो है 29 लोग गिरफ्तार किए गए थे, 4 को फांसी हुआ था। और ये किसका था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और बाद में जब सब पकड़ा गया, तो बाद में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर इसको फिर एस्टेब्लिश किया, और इसका नाम रखा था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ओके। और अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? पुलिन दास बोस ने। और नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। ओके, ये सब आप लोग याद रखिएगा। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? श्वेत विद्रोह मतलब क्या होता है? गोरे लोगों के विद्रोह। और ये हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1880 से लेकर 84 तक था। ओके। और इन्हीं के शासन काल में श्वेत विद्रोह हुआ था। और ये विद्रोह किस लिए था? तो ये 1882 में लाए थे। 1882 में लाए थे इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल में क्या था? तो इल्बर्ट बिल में था कि जो भारतीय काले जज है वो भी श्वेत लोगों का पैरवी सुन सकते थे। इसी के लिए क्या हुआ था? इनका जोरदार विरोध किया गया था। और ये विरोध सब अंग्रेजों ने किया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? श्वेत विद्रोह। द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन था? द्वैध शासन प्रणाली के जन्मदाता आप लोगों को पता है कि कौन था? लियोनस कार्टिस। कौन था? लियोन कार्टिस था। ठीक ना। और ये कब? तो लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। और 1772 में से किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। तो 1765 में कौन लागू किया था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव चतुर चालाक था। और इसको समाप्त किया गया तो कौन किया था? तो 1774 में सॉरी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। ओके। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? सब जानता है, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी गोरखपुर में हुआ था। भगवान अहीर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के बाद गांधी जी ने सहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके द्वारा वर्ष 1915 में काबुल में एक अंतरिम भारतीय सरकार का गठन किया गया था। तो काबुल में अंतरिम भारतीय सरकार का गठन किया गया था राजा महेंद्र प्रताप और मोहम्मद बरकतुल्लाह के द्वारा। तो इसमें दोनों होगा, ए और बी, यानी कि इसका सही जवाब क्या होगा? ई। एक, चलिए, किसने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज्य को स्वराज्य की मांग से जोड़ दिया?
तो ये कौन था? ये बाल गंगाधर तिलक थे। और बाल गंगाधर तिलक ही आपको पता है कि जो मराठा और केसरी समाचार पत्र के संस्थापक थे, और ये जो है गणेश महोत्सव मनाने का शुरुआत यही किए थे। और इन्होंने महाराष्ट्र में सभी अलग अलग दलों को मराठा कहकर संबोधित कर उन्हें एक मंच पर लाने का काम किया। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का प्रेसिडेंट चिदम्बरम पिल्लई ने, किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में बंगाल विभाजन के लिए हुआ था, ठीक है। और 16 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। ओके। और इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पे क्या मनाया गया था? रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। क्या है भाषा? प्राकृत। और लिपि ब्राह्मणी। लिपि क्या है? ब्राह्मणी है। ब्राह्मी, अरमाइक, ख्रोष्टी एवं यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया है। भारत के बाहर प्राप्त कुछ शिलालेखों में लिपियों की ख्रोष्टी और अरमाइक यूनानी है। किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए थे? शीशे का सिक्का जारी किया था सातवाहन वंश ने। ये मातृसत्तात्मक वंश था, इसलिए अपने माता के नाम को टाइटल के रूप में क्या करता था? इस्तेमाल करता था। भारत में सामंतवाद का उदय किस काल में हुआ था? तो भारत में सामंतवाद का उदय गुप्त काल में हुआ था। सामंत मतलब क्या होता है? छोटे छोटे बड़े बड़े जमींदारों को राजा सामंत के रूप में रखते थे और उन्हें गांव देते थे, कर वसूल कर वो राजा को देता था। यही सामंतवादी प्रथा के कारण पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा हुआ और वो क्या हुए? हार गए थे, ठीक है। अमीर खुसरो ने फारसी में जौहर का प्रथम विवरण लिखा है। यह विवरण किस राजा के राज्य से संबंधित है? तो अमीर खुसरो ने, ये आपका संबंधित हमीर देव। हमीर देव कहाँ के राजा थे? तो रणथंभौर के थे, और उन्होंने मंगोल अमीरों को शरण दी थी। इस बात से नाराज अलाउद्दीन खिलजी ने किले की घेरेबंदी की। अमीर खुसरो इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। यह घटना 1301 की है। कब की है? 1301 की है। और फारसी भाषा में घटना का सजीव वर्णन करते हुए लिखा गया कि जौहर का भयानक अनुसंधान हुआ, स्त्रियां चिता पर जा बैठी, राजपूतों के साथ लड़ते हुए सभी मंगोल क्या हुए थे? मारे गए थे। ओके। और ये कहाँ का राजा था? तो रणथंभौर का राजा था। कौन? अमीर देव। और रावल रतन सिंह वाला आप लोग मूवी देखे ही होंगे, पद्मावत, जिसमें क्या है? पद्मावती भी क्या करती है? जोहर करते। जोहर मतलब पुरुष के मरने पर महिलाएं चिता जलाकर अपने आप को आत्महत्या कर। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब हुआ? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। और द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 512 ईस्वी में हुआ था, वल्लभी गुजरात में। कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात में की गई थी। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? देव श्री क्षमा सरवन। कौन किया था? देव दी क्षमा सरवन ने किया था। ओके। और इसी में बौद्ध संगति के दौरान जैन ग्रंथियों का क्या किसे आदि विद्रोह कहा जाता है? तिलका मांझी के विद्रोह को क्या कहा जाता है? आदि विद्रोह कहा जाता है। और ये विद्रोह कब हुआ था? तो 1784 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो बिहार के भागलपुर क्षेत्र में हुआ था। अभी भी भागलपुर में जिस पेड़ पर तिलका मांझी को फांसी दिया गया था, उस पेड़ के पास ही क्या है? तिलका मांझी चौक स्थित है। खेरा का युद्ध हुआ था। तो खेरा का युद्ध 1707 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? ये ताराबाई और साहू के बीच में हुआ था। ताराबाई और साहू। ताराबाई और साहू के बीच में। और इसमें साहू जीत गया था। और इसी में साहू का मदद कौन किया था? बालाजी बाजीराव, जो कि प्रथम पेशवा था, उसने किया था, ठीक। ये 17 बिहार में प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? बिहार में प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में कहाँ स्थापित किया गया? भागलपुर में स्थापित किया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, ठीक ना। और इसी सम्मेलन में बिहार को पृथक राज्य की दर्जा देने की मांग हुई थी। और ये कब हुआ था? 1910 में। और पृथक राज्य की दर्जा का मांग किया गया था इसी दिन। वर्ष 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित दी पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसी इन एन अल्टरनेटिव प्रोपोजल लेख किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लेख लिखा गया था आपके सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ही। किसके द्वारा लिखा गया था? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। और बिहार के मांग में इनका ही सबसे बड़ा योगदान है, ठीक ना। और कब लिखा गया था? ये 1904 में। कब लिखा गया था? 1904 में लिखा गया था। ओके। पटना में लॉ वीकली के संस्थापक कौन थे? पटना में लॉ वीकली के संस्थापक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके।
वर्ष 1915 में मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? वर्ष 1915 में मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना मजहरूल हक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मौलाना मजहरूल हक। गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण है, तो गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है? लगातार सिंचाई नहीं, वार्षिक बाढ़। क्या है? वार्षिक बाढ़ आता है, जिससे हर बार नई जलोढ़ मिट्टी आती है। क्या आती है? जलोढ़ मिट्टी। इस वजह से क्या है? उत्पादकता बनी रहती है। चलिए आगे मिलाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपका सह्याद्री एवं पूर्वी हिमालय में पाया जाएगा। कहाँ? सह्याद्री और पूर्वी हिमालय में। तो कहता है सही सुमेलित है। अच्छा, सही सुमेलित है सिर्फ पूछ रहा है, इसका सही सुमेलित है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ये तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाएगा? तो ये समुद्री, ये बंगाल में पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। ओके। अल्पाइन वन कहाँ पाया जाता है? पर्वतीय क्षेत्र में। और ये विषुवतीय क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? विषुवतीय क्षेत्र में। ओके। चलिए, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? बहुत बार यह क्वेश्चन आ चुका है। संकोश नदी है। कल आपको आया था बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। और ये किसकी सहायक नदी है? तो संकोश जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी विवाद किस किस देश के बीच में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। और तीस्ता कश्मीर के जेमू ग्लेशियर, सॉरी, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलते हैं। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं बनती? देखिए, बांग्लादेश के साथ जो सर्वाधिक सीमा लगता है भारत का, और इसमें आपका जो है ये ऐसे देखिए, ऐसे है। यहाँ पर क्या है आपका? अरुणाचल प्रदेश, जिसका सीमा नहीं लगेगा। यहाँ नागालैंड है, इसका सीमा नहीं लगेगा। यहाँ मणिपुर है, नहीं लगेगा। मिजोरम और त्रिपुरा का लगेगा। मिजोरम, त्रिपुरा, असम। तो यहाँ पर क्या है आपका? नागालैंड है और मणिपुर है। यानी कि इसका जवाब क्या होगा? ई होगा। नागालैंड और मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। ठीक ना। पश्चिम घाट के पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? तो पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी जो है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत कब बनता है साथियों? तो जब मान लीजिए ये जगह है, ये कोई क्षेत्र है, और इस दोनों में क्या है कि ब्रेकअप हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। दूर जाएगा तो क्या होगा? ऐसे और ऐसे बीच में फ्लॉट बन जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? आपको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जबकि नवीन बलित पर्वत कब बनता है? जब दोनों तरफ से टकराता है। जब इधर से और इधर से क्या होगा? टकराएगा तो ऐसे ऊपर उठेगा, तो क्या बनेगा? नवीन पर्वत। अवशिष्ट पर्वत किसको कहते हैं? तो प्री कैम्ब्रियन काल में बने पर्वत को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ऐसा पर्वत क्या होता है भारत में? जैसे महादेव पर्वत हो गया, अरावली पर्वत श्रेणी हो गया, ये क्या है? और ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बने पर्वत को ज्वालामुखीय पर्वत कहते हैं। जैसे कोटोपैक्सी हो गया, माउंट ब्लैक हो गया, ये सब क्या है? ओके। चलिए, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सेंट्रल पीक किस द्वीप पर स्थित है? बहुत बार यह क्वेश्चन आ चुका है। उत्तरी अंडमान पर स्थित है। किस पर स्थित है? उत्तरी अंडमान पे सेंट्रल पीक। ओके। और ये जो अंडमान निकोबार द्वीप सब, ये सभी किसका भाग है? हिमालय का ही निमंजित भाग है। किसका भाग है? हिमालय का निमंजित भाग है। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक। ग्रेट निकोबार में भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। वर्ष 2014 से 24 तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक के रूप में मनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है निर्वहनीय ऊर्जा दशक। किस दशक के रूप में मनाया जा रहा है? निर्वहनीय ऊर्जा दशक के रूप में मनाया जा रहा है। और 2011 से 20 तक मनाया गया था जैव विविधता दिवस। 2011 से 20 तक जैव विविधता दिवस। और मरुस्थलीय दिवस 2010 से 20 तक, 2010 से 20 तक मरुस्थलीय दिवस। और पर्यटन दिवस का अभी नहीं पता है। चलिए, किस पिंड का भार अधिकतम होता है? किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होगा? तो ध्रुवों पर। क्योंकि ध्रुवों पर क्या होता है? जी का मान सर्वाधिक होता है। जी का मान उसे क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन विषुवत रेखा पर कम और ध्रुव पर। ध्रुवों में भी कौन ध्रुव? उत्तरी ध्रुव पर ज्यादा होता है। कहाँ? उत्तरी ध्रुव पर ज्यादा होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? तो बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन है? सोन है। क्या है? सोन। और यहाँ पर सोन नहीं दिया हुआ है। ये जितना भी नदी है ये सभी क्या है? उत्तर भारत की नदी, उत्तर बिहार की नदियां हैं। और उत्तर बिहार की नदियां आपको पता है कि इस तरह से क्या है? गंगा है। और गंगा इस तरह से तो ऊपर से आकर बहती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ये सभी नदियां दक्षिण वाहिनी है। क्या है? दक्षिण वाहिनी है, इसलिए इसका जवाब क्या होगा? ये होगा। तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? डाउन्स।
डाउन्स जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, यही सुमेलित नहीं है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है। बाकी स्टेपेज जो है शीतोष्ण घास का मैदान है, सिल्वा उष्णकटिबंधीय और टेगा उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र को क्या कहते हैं, टेगा। और टुंड्रा किसको कहते हैं, तो एकदम ध्रुवों पर पाए जाने वाले बंद को, ठीक है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किसको कहते थे, ये आपका पृथ्वी है, ये आपका विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, और यहाँ मकर रेखा है। इसके बीच के जितने भी घास के मैदान है सभी उष्णकटिबंधीय है। और इसके बाद जो है वो शीतोष्ण ऑस्ट्रेलिया यहाँ पाया जाता है मकर रेखा के नीचे, और वहां पाया जाता है डाउन्स। तो ये उष्णकटिबंधीय जगह पर क्या होगा, शीत कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। शीत कटिबंधीय घास के मैदान में पेरीज है, पंपास है, बेल्ट है, स्टेपीज है एवं डाउन्स है। ओके, आप लोग याद रखिए। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है, तो गतिज ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा हमेशा गति में रहती है। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। लिंडेमान का नियम है, 10% ऊर्जा क्या होता है, एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है। निम्न में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उसके अभिलक्षणों से सुमेलन में सही है, क्षोभ मंडल मौसम संबंधी घटना, यही आपका सही है। समताप मंडल ओजोन परत, ये भी सही है। ओके, आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंग है, ये भी सही है। मध्य मंडल में ध्रुव ज्योति, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, अल्बिडो कहते हैं, ये भी सही है। यानी कि आपका क्या है, उपयुक्त में से सभी सही है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, एस्किमो। एस्किमो कहाँ पाया जाता है, कनाडा में, ये आपका सुमेलित है। ओके, अब क्या है, ओंग। ओंग जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, तो ओंग पाई जाती है आपको अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है ओंग। और गोंड जो है आपका ये पाया जाता है कहाँ, भारत में। कहाँ पाया जाता है, ओंग। ओंग हो गया, उसके बाद जारबा हो गया, सेंटलीज हो गया, ये सब कहाँ पाया जाता है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। लैप्स जो है ये पाया जाता है आपको यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र में। कहाँ पाया जाता है, यूरोपीय यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र में। ओके, सहाद्री के नाम से जाना जाता है। सहाद्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को सहाद्री के नाम से जाना जाता है। ओके, तो सहाद्री के नाम से जाना जाता है, तो ऐसा कहा गया है कि ये क्या है, आप बहुत देर से ब्लू से लिख रहे हैं, आप ग्रीन से लिखेंगे, ठीक है। तो से कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग कौन नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, गोरो खासी जयंतिया, ये सब पर्वतीय पठार का भाग है। लेकिन ये जो आपका क्या है, और कार्बी ओलोंग का पठार भी, ये सभी प्रायद्वीपीय भारत के पठार हैं। इसका जवाब क्या होगा, गोरो खासी और जयंतिया क्या है, ऐसे जो है ये ट्रैप नुमा, ऐसे ऐसे और ऐसे ट्रैप नुमा आकृति, जिसमें मानसून फंसकर सबसे ज्यादा बारिश करवाता है, कहाँ, मासिन नाम में। चलिए, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। पिडमोंट स्वैप मिट्टी कहाँ पाया जाता है आपको, ये पाया जाता है पश्चिम चंपारण में। कहाँ पाया जाता है, पश्चिम चंपारण में। और पश्चिम चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। और ये मिट्टी जो है धान की खेती के लिए क्या होती है, उपजाऊ होती है। यूकाटन स्टेट किन दो से, मैक्सिको और क्यूबा के बीच में स्थित है यूकाटन, जो कि कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है। यानी कि इसका सही जवाब क्या है, यह है इटली और सिसिली। तो सिसिली क्या है, द्वीप है, इटली का एक द्वीप है सिसिली, जिसमें स्ट्रॉम्बे ज्वालामुखी है, जिसको मध्य भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है, लाइट कहा जाता है, ठीक है। टॉरस जल संधि प्यूपा न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। तो कौन सी जल संधि है इसके बीच में, टॉरस जल संधि किसको कहते हैं, तो इधर मान लीजिए बहुत बड़ा जल का क्षेत्र है, इधर भी बहुत बड़ा जल का क्षेत्र है, और बीच में एक पतला सा रास्ता है जो दोनों जल के क्षेत्रों को मिलाता है, तो उसे क्या कहते हैं, जल संधि। जैसे कि यूकाटन जल संधि किसको मिलाता है, तो यूकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को मिलाता है, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को मिलाता है, ठीक। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में क्या है, मलक्का, कल इसके बारे में आया था। इसको एशिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, मलक्का जल संधि को। डेन्यूब नदी किस जगह गिरती है, आपको पता ही है कि डेन्यूब नदी काला सागर में गिरती है। काला सागर कहाँ है, तो जर्मनी का भाग है, जर्मनी के पास है। और डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है।
जब भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका क्या मतलब है? नगद आरक्षित कैश रिजर्व रेशियो में जब वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका मतलब है आपका वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसे होंगे। क्या होंगे? क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो, अब मान लीजिए कैश ज्यादा रख लेगा आरबीआई, तो बैंकों के पास क्या हो जाएंगे? पैसे कम हो जाएंगे, और जब पैसा कम हो जाएगा तो ब्याज कम देगा। क्या देगा? ब्याज कम देगा। ब्याज कम देगा तो बाजार में क्या होगा? बाजार में कैश कम होगा, और कैश कम होगा तो क्या होगा? मुद्रास्फीति की स्थिति नियंत्रित हो जाएगी। ओके, इसलिए ये किया जाता है। लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यानी उनमें से किस रिश्ते को दर्शाता है? तो लॉरेंज वक्र जो है उपयोग वक्र जनसंख्या समूह और उसके संबंधित आय शेयरों के बीच में बतलाता है। जनसंख्या समूह और उसके संबंधित आय शेयरों के बीच में बतलाता है। लॉरेंज वक्र लॉरेंज के द्वारा दिया गया था। ठीक, निम्न में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? सरकारी बजट में सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार क्या है? पूंजी प्राप्ति है। ओके ओके, अन्य पक्षों को सलाह सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज की प्राप्तियां, ये पूंजी प्राप्तियां नहीं है, ये पूंजी व्यय है। ये क्या है? पूंजी व्यय है। ये भी पूंजी व्यय है। ये पूंजी प्राप्तियां हैं, लेकिन इसको समाप्त करना पड़ता है। जिन मूल्यों पर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और बफर स्टॉक बनाने के लिए खाद्यान्न खरीदती है, उसे इस मूल्य में माना जाता है। इसे माना जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य या अधिप्राप्ति मूल्य। क्या माना जाता है? अधिप्राप्ति मूल्य माना जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य तो क्या है? किसी भी वस्तु को, किसी भी खाद्य पदार्थों को खरीदने का जो न्यूनतम मूल्य है उसे कहते हैं। ओके, चलिए, भारत में व्यापक मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? भारत में व्यापक मुद्रा में कौन शामिल है आपका? ये शामिल है आपका, आपको जनता के साथ मुद्रा, ये भी शामिल है। बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट, ये भी शामिल है। और बैंकों के पास सर्वाधिक जमा, ये भी शामिल है। ये आपका क्या होगा? बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक ऋण के घटक है? सार्वजनिक ऋण के घटक कौन से हैं आपके? ये आपका क्या है? सार्वजनिक उधारी, ट्रेजरी बिल और आरबीआई से जारी प्रतिभूति, तीनों है। ठीक है, क्या है? तीनों है। ओके, गन्ने का उचित और प्रासंगिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित करता है। तो एफआरपी कृषि उन आर्थिक मामलों का कैबिनेट समिति करता है, और ये जो है कृषि लागत एवं कीमत आयोग, ये क्या करता है? तो एमएसपी ये देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रास्फीति को संवर्धित करता है? मुद्रास्फीति को उलटने की एक प्रक्रिया है, लेकिन बेरोजगारी पैदा करने और उत्पादन को कम किए बिना। ठीक है, ये क्या है? ये सही जवाब है आपका। निम्नलिखित कार्यक्रमों में कौन सा अब दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया है? दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में किसे पुनर्गठित किया गया है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को दीनदयाल योजना के रूप में क्या किया गया है? पुनर्गठित किया गया है। और दीनदयाल कौन थे आपके? तो जो आपका बीजेपी है, इसका अभी फेवरेट आदमी है, इनका मृत्यु दीनदयाल मुगल सराय में हो गया था, इसलिए मुगल सराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न को ऋण प्रदान करता है। भारतीय बैंक क्या करता है? वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? बैंक दर। केवल मूल्य में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को कहा जाता है। केवल मूल्य में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को नॉमिनल राष्ट्रीय आय में वृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉमिनल राष्ट्रीय आय में वृद्धि कहा जाता है। आधार वर्ष में राष्ट्रीय आय का वृद्धि है कि पूरा साल में जितना भी पैसा, आधार वर्ष जैसे अभी क्या है 2011-12 है, तो उस आधार पे अगर मूल्य में वृद्धि हो गया तो उसे आधार वर्ष में। अर्थव्यवस्था वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज बाजार क्या है? तो गिल्ट एज बाजार क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है। क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है। तो यहाँ क्या होता है? सुरक्षित बाजार, जैसे सरकारी प्रतिभूतियों। ठीक है, विधान परिषद के कुल सदस्यों में कितने सदस्य राज्य में रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? ये आपका 1/12 भाग, कितने भाग? 1/12 भाग क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है। ओके, और आपको पता है कि 1/3 भाग जो है विधानसभा सदस्यों द्वारा, ये कौन करता है? तो विधानसभा के सदस्य, विधानसभा सदस्य द्वारा। ओके, 1/6 भाग को क्या किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा।
उनमें से किस समिति का संबंध पंचायती राज्य से नहीं है? किस समिति का तो ये आपका क्या है? उपयुक्त में से सभी समितियों का संबंध क्या है? पंचायती राज्य से है। और आपको पता है कि ये पी जे वी के राव समिति का गठन कब हुआ था? 1985 में। एक सेकेंड, इसका गठन कब हुआ था? 1985 में। एल एम सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? 1986 में। दांतेवाला समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में। और पी के थुंगन समिति का गठन क्या हुआ था? 1988 में। आप लोग याद रखिएगा इसको भी। कभी कभी इसको क्या आता है, क्रम में सजाने के लिए भी आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? पंचायतों का चुनाव कराना ये भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र ये है, मतदाता सूची तैयार करना यह है, राजनीति, यानी कि यही क्या होगा? सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री द्वारा किसी राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता ये भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। ओके। अंतर्राज्यीय परिषद एवं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता भी करते हैं। उसके बाद क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? गृह मंत्री करता है। तो ये क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। यानी कि क्या है इसका सही जवाब? क्या है? तो ये तीनों है और 1 2 3 किसी में नहीं है, इसलिए इसका जवाब क्या होगा? ई होगा। ओके। संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। ये कौन ग्रहण करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो संविधान की रक्षा का शपथ लेता है। बाकी सब संविधान के प्रति कर्तव्य निष्ठा का शपथ लेता है। लोकसभा का कोई सदस्य निम्न में से किसके संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है? तो लोकसभा का कोई भी सदस्य है तो लोकसभा अध्यक्ष को ही त्याग पत्र देगा, और अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। ओके। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, प्रधानमंत्री भी इसको प्रधानमंत्री के पद से राष्ट्रपति को देगा, लेकिन लोकसभा सदस्य के रूप में लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? अविश्वास प्रस्ताव को यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना आवश्यक नहीं है। गलत, देना पड़ेगा। पारित हो गया तो दीजिए। यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। सही है। ये सरकार के खिलाफ लाया जाता है। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ लाया जाता है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। ये भी सही है, लेकिन ये क्या है? लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? गलत है। स्वीकार करने का कारण बताना है। संसदीय विशेषाधिकार किसमें? अनुच्छेद 105 में। पता निम्न कौन सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित है आपका 105 में है। अध्यादेश 123 में 1 2 3 अध्यादेश। और ये किसके द्वारा? 1861 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान 108 में है। और राज्यपाल अनुच्छेद 153 में है। किसमें है? 53 में। तो ये आपका क्या होगा? सही होगा। ओके। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो विधान परिषद के कुल सदस्यों में 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 36वां संविधान संशोधन को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 35वां के द्वारा क्या हुआ था? सिक्किम को मिलाया गया था भारत में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में हुई थी। और इसी के विफल होने के बाद क्या हुआ? पंचायती राज का गठन किया गया। अशोक मेहता समिति की सिफारिश में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ये आपका था अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में हुआ था। ठीक। और ये दो स्तर पर पंचायती राज के गठन का प्रावधान चाहते थे, और इसमें जो शामिल नहीं था वह किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। ये शामिल नहीं था। ठीक। संसद सदस्यों की निहारता या अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। संसद सदस्यों की निहारता और योग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है आपका भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति। कौन करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति लेता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना पड़ेगा? तो कम से कम 4 राज्यों में। अभी आपको पता है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। तो ये पंजाब, दिल्ली और फिर कहाँ? गुजरात, ये सभी जगह पर इसका अच्छा परफॉर्मेंस है। और ये क्या बन गया? हो गया। तो कम से कम 4 राज्यों में। ओके। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटासियम। क्या है? पोटासियम है। ओके।
सबसे हल्का धातु है ऑस्मियम और सबसे सबसे हल्का धातु है लिथियम और सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। इनमें से कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है? तो सबसे शक्तिशाली बल माना जाता है प्रकृति में नाभिकीय बल। कौन बल माना जाता है? नाभिकीय बल माना जाता है। ओके, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या अंतर पड़ेगा? शरीर का वजन और द्रव्यमान शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। द्रव्यमान शून्य हो जाएगा तो शून्य किसी में नहीं है, तो क्या होगा ऑप्शन? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। नहीं, द्रव्यमान भी शून्य हो जाएगा। और वस्तु कम हो जाएगी तो वस्तु का भार बढ़ जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान समान रहेगा। नहीं, दोनों शून्य हो जाएगा, तो दोनों वाला ऑप्शन नहीं है। वह कौन से मूल रंग है जिसमें टीवी के पर्दे के विभिन्न रंग दिखाई देते हैं? तो आपको पता है लाल, हरा और नीला है। ऐसा रंग क्या है? लाल, हरा और नीला। इसी को प्राथमिक रंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग। ओके, निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो विटामिन डी। कौन बनता है? विटामिन डी बनता है। अभी ठंड का समय है, आप लोग धूप में बैठिए और विटामिन डी बनाइए। हमारा वीडियो देखिए। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु पोलियो विषाणु जनित रोग है, रेबीज विषाणु जनित रोग है, खसरा विषाणु जनित रोग है, क्षय रोग जिसको आप लोग टीबी कहते हैं, तपेदिक, ये क्या है? जीवाणु जनित रोग है। परमाणु के नाभिक का आकार होता है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15, ठीक है, जिसको हम लोग फर्मी कहते हैं। और परमाणु का आकार होता है एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10। ये क्या है? परमाणु का आकार। और ये परमाणु के नाभिक का आकार। ओके, सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2। क्या बनता है? CO2 बनता है। स्त्रियों में अंडाशय होते हैं। स्त्रियों में कितने अंडाशय होते हैं? 2 होते हैं फलोपियन ट्यूब में, एक में निषेचन हो जाता है। और कभी कभी अगर दोनों में हो गया तो ऐसी स्त्रियों को क्या होता है? जुड़वा बच्चा पैदा होता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? ये आपका स्थिरीकृत करता है शैवाल। और पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले जीव भी कौन थे? शैवाल, क्योंकि यही सबसे छोटा जीव है जो कि क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है और ये ऑटोट्रॉफ्स में आता है। तितली, टिड्डा, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के प्राणी है? तो देखिए, जैसे टिड्डा बिच्छू आ गया तो ऑर्थोपोडा संघ हो जाएगा। क्या होगा? और ऑर्थोपोडा संघ में ही सबसे ज्यादा जीव जंतु आते हैं। क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और परमाणु या अणुओं का एक भौतिक परिवर्तन होता है क्रिस्टलीकरण। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैवी किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से प्राप्त किया जाता है। किससे? स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से प्राप्त किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक। ठीक है, ओके। मटर के पौधे में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो 14 जोड़ी गुणसूत्र होता है मटर के पौधे में। मानव के शरीर में कितना होता है? आपको पता है मानव के शरीर में कितना होता है? 46 यानी कि 23 जोड़ा होता है। ठीक है, निम्न से कौन धमनी के संबंध में सही नहीं है? धमनी क्या होता है? जो उसमें शुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है उसको क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। धमनी हृदय में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को लेकर आगे जाता है। चूंकि रक्त प्रवाह तेज और अधिक दाब होता है तो धमनियों की भीतरी दीवार मोटी होती है, इसमें दबाव कम होता है। ये क्या है आपका? सी नंबर गलत है, बाकी सब क्या है? सही है। अब आइए, माता पिता का रक्त समूह। माता का अगर O है तो पिता का भी O है, तो क्या बच्चों का O होगा? तो बिल्कुल होगा। ठीक है ना। अगर A है और A है तो देखिए इसको निकालने का तरीका है। वो एक बता देते AO और इसका भी A, तो अभी गुना कर दीजिए। क्या हो जाएगा? A और फिर गुना कर दीजिए O से। क्या हो जाएगा? O AA OO फिर OA फिर OA। एक एक OA सब में काट दीजिए तो यानी क्या बचेगा? AB। लेकिन B नहीं आएगा तो कौन सा रक्त समूह? ओके, तो यानी कि क्या है आपका इसमें? ये नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बनेगा। बी है तो वो कहाँ से आएगा? नहीं आ सकता है। अच्छा, वो गुना वो तो आ जाएगा। बी है तो क्या होगा? बी ओ गुना कीजिए। बी गुना बी गुना ओ बी और ओ एक एक कटा एक कटा एक कटा तो क्या बचेगा? बी या BO। ये ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये नहीं, ये भी सही है। तो यानी कि क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ये वाला आपका क्या है? आंसर आ रहा है। ठीक है।
इनमें से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होती है? तो ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है आपको कहाँ? निर्वात में। लेकिन यहाँ निर्वात ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा? अल्कोहल में। क्या होगा? अल्कोहल में होगा। ठीक है। इनमें से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? कीटों से कौन प्राप्त नहीं होता है? तो मोती आपका जो है ये कीटों से प्राप्त नहीं होता है। मोती किससे प्राप्त होता है? तो ये जीव से प्राप्त होता है, समुद्री जीव से। ओके। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक नियतांक का मान है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ओके, आप लोग इसको याद रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ओके, 6.67। ग्रेफीन होता है, बहुत बार क्वेश्चन करा चुके हैं, ग्राफीन क्या होता है? तो ग्रेफीन आपका जो है एक कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है, कार्बन का नैनो। ये हम जहरीला 50 जो करा रहे हैं उसमें ये सारा क्वेश्चन आया है। डीएनए की दो कुंडलिन संरचना किसके द्वारा किए गए थे? तो ये बास्टन और क्रिक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बास्टन और क्रिक। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ प्रोटीन है और 70% वजन का क्या होता है? पानी। क्या होता है? पानी, H2O। ओके। पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? तो पीएम प्रणाम योजना कृषि में रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग से संबंधित है। कृषि में रासायनिक उपयोग के संतुलित उपयोग से संबंधित। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में आयोजित किए गए हैं। ठीक ना। और इसका आधिकारिक शुभांकर क्या था? सावज। आधिकारिक शुभांकर क्या था? सावज, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? एशियाई से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 किसने जीता? आशा पारेख ने। किसने जीता? आशा पारेख ने। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 आशा पारेख ने जीता। 1992 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा तारागिरी क्या है? हाल ही में खबरों में रहा तारागिरी स्टील्थ फ्रिगेट है। क्या है? स्टील्थ फ्रिगेट है। मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने प्रोजेक्टेड 7A का तीसरा स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी का लॉन्च किया है। ठीक है। इनमें से किसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा लर्निंग स्टडीज वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? ये आपका है वारंगल। क्या है? वारंगल को। देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? मुजफ्फरपुर में। कहाँ किया गया है? मुजफ्फरपुर में। एक निम्नलिखित में से कौन सा देश अपना पहला स्वदेश निर्मित सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च कर रहा है? ये भारत है। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करने वाला देश आपका कौन है? आपका अपना प्यारा भारत। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है? घाना ने। घाना का पुराना नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट था। अफ्रीकी महादेश का देश है घाना। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये मुख्य अतिथि था नरेंद्र मोदी। कौन थे? नरेंद्र मोदी जी थे। ओके। बिहार विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय गुजरात में बनाया। पांडुलिपि किसको कहते हैं? वैसी लिपि जो पेपर अति पत्तों पर लिखा जाता है। प्रोजेक्ट जोरावर शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट जोरावर शुरू किया गया है भारतीय सेना के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया। और इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वी लद्दाख के खतरे वाले क्षेत्र में लाइट टैंक बनाना और तैनात करना है। हाल ही में भारत की पहली खारे पानी से चलने वाली LED लालटेन रोशनी किसके किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च किया गया है आपको जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि क्या है? आपके आइए अगला सवाल देखते हैं। फल्गु नदी पर भारत का सबसे लंबा रबर बांध कितने करोड़ में बना है? तो 324 करोड़ रुपया में बना है। और इसी नदी पर क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फल्गु कहाँ है? गया में है। और IIT रुड़की के विशेषज्ञों के द्वारा इसको डिजाइन किया गया। मध्य प्रदेश कूनो कालपुर राष्ट्रीय उद्यान में कितने अफ्रीकी चीते लाए गए हैं? तो 8 अफ्रीकी चीते लाए गए हैं। ठीक है। डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए? नीरज चोपड़ा बन गए हैं। 88.44 मीटर तक ये क्या किए थे? भाला फेंक के जीते थे। कौन सा बैंक भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? ये आपका बन गया है HDFC। कौन बन गया है? HDFC बैंक बन गया। मुख्यालय मुंबई में है। इस फिल्म को 2023 में 95 अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया है। ये किया गया है चलो चेले शो को। किसको? चेले शो को। ओके।
शंघाई सहयोग संगठन एसओ के शिखर सम्मेलन 2022 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? तो उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ? ताशकंद, समरकंद में, सॉरी, उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में। और समरकंद से किसका संबंध था? तो मंगोलों का। ओके। राज्य राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? गुजरात। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? आपका आयोजित किया गया ये नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ओके। विश्व अमेजन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व अमेजन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को वानिकी दिवस, 21 जून को योगा दिवस, ओके, 27 सितंबर को पर्यटन दिवस। और इस बार का थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट 35 पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। विश्व भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है? 107वां। विश्व वर्ल्ड ग्लोबल इंडेक्स में भारत का स्थान कहाँ है? 107वें स्थान पर है। एक आया है। कौन जारी करता है? आपका कंसल्ट वाइल्ड वाइड और बैलेंसुगल द्वारा जारी किया जाता है। ठीक। नजला वर्डेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बनी है? ट्यूनीशिया की। अरब क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ था? ट्यूनीशिया से हुआ था। और ये लीबिया और अल्जीरिया के बीच में स्थित है, भूमध्य सागर में। ठीक। बड़ अफ्रीका महादेश में। 2000 निम्न में से कौन 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है? निम्न में से कौन 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है? तो ऋतुराज अवस्थी। कौन है अध्यक्ष? ऋतुराज अवस्थी है। बिहार के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है? नालंदा में। नीतीश कुमार का जिला नालंदा। रामचंद्र मांझी एक प्रसिद्ध भोजपुरी नर्तक और लोक कलाकार और पंडित श्री पुरस्कार से, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित। 27 सितंबर 2022 को 96 वर्ष का निधन हो गया। वह बिहार के किस जिले से थे? वो बिहार के किस जिले से थे साथियों? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या? सारण। किस जिले से थे? सारण जिले से थे। ओके। आगे आइए। उनमें से किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराम गंगाराम अहीर को क्या किया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। कितने नंबर के? 14वें नंबर के। ऋषि सुनक को हाल ही में यूके के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। वह में से किस पार्टी से संबंधित है? वे आपको कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। किस पार्टी से संबंधित है? कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? 1835 में पहला जिला स्कूल पटना में खोला गया था। ओके। वर्ष 2020-21 में गेहूं उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो बेगूसराय जिला क्या रहा? शीर्ष पर रहा। प्याज उत्पादन में नालंदा, आलू उत्पादन में पटना। बिहार में निम्न में से कौन सा जिला मक्का की फसल का मुख्य उत्पादक है? तो मक्का के फसल का मुख्य उत्पादक में अभी नंबर 1 पर कौन सा जिला है? कटिहार है। ओके। और पता है कि बिहार में रबी और खरीफ दोनों सीजन में मक्का का उत्पादन किया जाता है। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिपक्व से रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसआई परफॉर्मेंस प्रोग्राम शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? ये है आपका 6000 करोड़ रुपये से। कितने से? 6000 करोड़ रुपये से। केंद्रीय बजट 2022-23 में और 22-23 में कितने स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी? 75। कितना? स्किलिंग ई लैब्स की 75। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बना वृक्षावरण का क्षेत्र है, ये कितना है? 2341 किलोमीटर स्क्वायर। 2341 किलोमीटर स्क्वायर। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वाला जिला है। प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा कौन है अभी वर्तमान में? लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप है। उसके बाद भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्र है, तो ये है आपका कितना? 95,748। 95,748। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो 3 पर पावर 4n - 4 पर पावर 3n हमेशा विभाज्य होगा। देखिए क्या हो जाएगा? यहाँ 81 पर पावर n हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? -64 पर पावर n हो जाएगा। दोनों को घटाएंगे तो क्या उतना हो जाएगा? 17, यानी कि दोनों का अंतर 17 आता है, यानी कि तो इसका क्या होगा? जवाब 17 होगा। ठीक। श्रेणी इतना में लुप्त संख्या कितना? 1, 5, 13, 29। 1, 5, 13, 29 में क्या किया जा रहा है? तो यहाँ पर देखिए 1, 5 से 5 गुना 2 + 3
फिर 13 गुना 2 प्लस 4 3, फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे 61 गुना 2 प्लस 3, 61 गुना 2 प्लस 3 कितना आएगा 125। सही जवाब क्या है 125। शब्द डॉक्टर के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, आपको पहले भी क्लास में बता चुके हैं कि कुल कितने अक्षर हैं, तो आपको पता है 1 2 2 3 4 5 6 7 8, कितने अक्षर हैं 8 अक्षर हैं, लेकिन इसमें से कितना अक्षर है जो कि रिपीट कर रहा है। देखिए DAUGHTER, इसमें अक्षरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है 3, स्वर कितने हैं स्वर 3 है, और व्यंजन कितना है व्यंजन, तो व्यंजन आपके 5 है, तो तरीकों की संख्या क्या होगा 5 गुना 3 गुना कर देंगे कितना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और फिर गुना कितना 3 गुना 2 गुना 1, जब टोटल गुना करके लाएंगे तो कितना होगा 720। कितना होगा, एक व्यक्ति अपने वेतन का 10% पीएफ में जमा करता है, वह शेष का 30% बचाता है। दावा है दवा और किराने के सामान पर उसके व्यय का अनुपात बचत के बाद शेष वेतन का 3:4 है। यदि दवा पर उसका खर्च 2700 रुपये था तो उसका मासिक वेतन कितना है। देखिए क्या कर रहा है, एक आदमी 10% पीएफ जमा करता है, वह शेष का 30%, 10% पीएफ जमा कर दिया तो शेष उसका कितना बचा। मान लीजिए इसका मासिक वेतन 100 है, तो 10% पीएफ दे दिया तो अब 90 बचा, 90 का 30% क्या किया सेव कर लिया 0 0, और यहाँ 0 0 9 27 रुपया और सेव कर लिया। अब 90 माइनस क्या हो जाएगा 27, यानी 10 में से 7 गया कितना 3, और यहाँ बच गया कितना 8 में से 2 गया कितना 6, अब 63 रुपया है। और कहता है दवा और किराने के सामान पर व्यय का अनुपात कितना है 3:4 है, अनुपात 7 बराबर कितना है 63, तो अनुपात 1 बराबर कितना होगा 9 से 63 1, और पहले क्या है दवा पे, तो दवा पे कितना है ये देखिए 1 गुना 9, 9 27, 27 दवा पे, और ये कितना है भैया, अब 27 बराबर कितना है उसका 2700 है, तो 100 रुपया टोटल था, तो कितना होगा 2700 बटे 27 गुना 100, यानी कि टोटल उसका कितना हो जाएगा 10,000। ओके कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है x बराबर अनुपात 5 बराबर y अनुपात 7 बराबर z अनुपात 8 है, तो क्या मान होगा, तो भैया x बटे देखिए ये जो x का मान 5 y का मान 7 और z का मान 8 आएगा, तीनों को लिख दीजिए 5 प्लस 7 प्लस 8 बटे 5, 7 8 7 15 5 20 बटे 5, और 5 चौका 20, क्या हो जाएगा 5 चौका 20। 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि। 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितने वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो सीपी ऑफ 30 वस्तु, सीपी ऑफ 30 आर्टिकल बराबर 30, और एसपी ऑफ 30 आर्टिकल बराबर 25, तो सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, यानी कि 30 माइनस 25 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब कहता है हानि प्रतिशत, तो 5 बटे कितना 30 इंटू 100, 5 का 30, और 100 से 6 में भाग करेंगे तो कितना होगा 16.67%। तो एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष के दर से, और अगले 3 वर्ष के लिए 9% प्रति दर से, और अगले 5 वर्ष के लिए अधिक अवधि के लिए वह 14% प्रति वर्ष की दर से कुछ धन उधार लिए। यदि वह 9 वर्षों के अंत में कुल इतना रुपये का ब्याज देता है तो उसकी धनराशि उधार ली गई थी। देखिए इसको आप लोग कैसे बना सकते हैं, 2 वर्ष के लिए कितना परसेंट दिया होगा 12% प्लस, फिर कितना पहले अगले 3 वर्षों के लिए 27%, और कितने वर्ष तक रखा 9 वर्ष, तो अभी 3 2 5 वर्ष हो गया, तो बचा कितना वर्ष 4 वर्ष, 4 वर्ष के लिए कितना प्लस 14 गुना 4 14 चौको 56, तो ये टोटल आपका क्या हो गया टोटल परसेंट हो गया 12% प्लस 27% प्लस 56%, और 100 रुपया मान लीजिए ब्याज लिया था, तो टोटल इसका कितना हो गया, और उसमें से इन्होंने कितना जमा किया है इतना परसेंट बराबर 11 इतना जमा किया है कितना 11,400 रुपया ब्याज देता है, तो ये इतना परसेंट दिया, और ये क्या है आपका ब्याज है,
तो इतना परसेंट बराबर इतना है, अब आपको 100 इतना परसेंट बराबर करना है, तो सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, इसका 12,000 आ जाएगा। ठीक है। एक निश्चित यात्रा का 1/3 हिस्सा 20 किलोमीटर प्रति घंटे से 1/4 1/3 1/3 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसको हम लोग मान लेते हैं x/3, और यहाँ क्या है x/4 घंटा लग रहा है। तो कहता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तय की गई दूरी, तो पूरी यात्रा प्रति घंटे का औसत क्या है। अब मान लीजिए अगला क्या होगा, तो x माइनस x/3 प्लस x/4। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, x/60 प्लस x/120 प्लस 5x/600, यानी कि कितना आ जाएगा 20x/600, तो x/30 घंटा, यानी कि क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। एक घड़ी 3 मिनट में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि इसे रविवार को अपराह्न 3 बजे ठीक किया गया तो यह मंगलवार को सुबह 10 बजे कितना समय देगी, तो 3 मिनट में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। ओके, आपको 10 बजे क्या है 3 बजे ठीक किया गया और मंगलवार सुबह 10 बजे के बीच में कुल समय कितना है, तो पहला 9 घंटा, फिर 24, फिर 10 घंटा, टोटल कितना घंटा हो गया 43 घंटा, और 3 मिनट में 12 सेकंड भाग जाती है, तो 12 गुना 43/3 172 सेकंड क्या होगी, भाग जाएगी, 172 सेकंड भाग जाएगी, यानी कि 2 मिनट 52 सेकंड आगे समय देगी, यानी कि कितना देगी 10:02 सेकंड। ओके, 70 किग्रा के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात कितना है, 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए। कितना 70 किग्रा का मिश्रण है, 4:1 मिश्रण में कितना बालू है, अनुपात 5 में क्या है 70, एक का मान कितना है 14, 14 बालू है, यहाँ क्या है 14 बालू है, और 14 चौका 56 क्या है मिश्रण में बालू, इतना सीमेंट, सॉरी इतना बालू है और इतना सीमेंट, मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए उससे बालू और सीमेंट का मिश्रण एक, ये तो 14 का 14 है, और ये कितना हो गया 6, 14 का कितना होता है 84, 84, अब 56 घटा दीजिए इसमें से, 14 में 6 गया 814, तो कितना 28 kg और मिला रहे हैं। ओके, ये था आपका आज आपका क्या चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट। चलिए, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो खूब दबा के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। हम फिर मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।